हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जैसे कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो जो आपका एक सब्जेक्ट है विज्ञान, साइंस, उसमें हम लोग मेनली जो भी हमारी बुक है आप उसमें देखते होंगे, तो जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं वहाँ पर चैप्टर्स को 3 पार्ट पे आप डिवाइड कर सकते हैं। एक है भौतिक विज्ञान, एक है रासायनिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। तो 3 ये अलग अलग शाखाएं मिलकर के विज्ञान साइंस सब्जेक्ट बनता है अपनी यूपी बोर्ड में। तो वहाँ पर हम लोग जो जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान में कौन कौन से अध्याय हैं ये आप अगर उसमें देखेंगे बुक में, तो उसमें सबसे पहला जो अध्याय आपको मिलेगा, मतलब सीक्वेंस में तो आप देखेंगे तो उसमें पहला अध्याय तो फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो कोशिका वाला जो चैप्टर है जिसको आप कह सकते हो नेक्स्ट जीव विज्ञान में, जो कोशिका से शुरुआत होगा, सेल चैप्टर जो शुरू होगा वहाँ से हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की ज़रूरत क्या है, जीव विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसको पढ़ करके यह हमारे लाइफ में या आने वाले टाइम पर यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या इसका स्कोप है। तो जीव विज्ञान में सबसे पहली चीज़ है कि आप देखते हैं कि बायोलॉजी में हर तरीके की चीज़ के बारे में बात करेंगे। एनिमल बॉडी मतलब ह्यूमन की बॉडी हो या कोई प्लांट बॉडी हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, तो हर तरीके का जो जीव है, सूक्ष्म या फिर जटिल, ठीक है, हर तरीके के जीव बायोलॉजी की शाखा में ही आते हैं, जीव विज्ञान के ही अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। तो सजीव चीज़ों के बारे में, सजीव और निर्जीव 2 चीजें होती हैं। सजीव चीजों के बारे में जो भी आप अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो जीव विज्ञान कहलाएगा। सजीव का मतलब ऐसे जीव जो पोषण करते हैं, जो श्वसन करते हैं, जो परिवहन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो भोजन खाते हैं उसे पचाते हैं, जो सांस लेते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और जो जनन करते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, वो सब क्या होते हैं, वो सजीव होते हैं। अब उसमें बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, पौधे आ सकते हैं, और भी जो जंतु हैं, गाय भैंस, ये सब आ सकती हैं, और उसके साथ सबसे जटिल प्राणी मानव भी आ सकता है। तो इन सब का जो पूरा एक समूह है जिनका हम अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल से आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं कि सजीव के बारे में जो अध्ययन कराती है वो विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। हम लोग क्लास 9th की बात करेंगे। क्लास 9th का जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो पहला अध्याय शुरू करेंगे वो है कोशिका। कोशिका का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेल। सेल के बारे में बात करेंगे। सेल बहुत से नाम आप सुनते हैं। सेल वो भी होते हैं जो घड़ी में डालते हो, सेल वो होते हैं जो आप रेडियो में डालते हो, सेल वो होते हैं जो आप टॉर्च में डालते हो, सेल वो होते हैं जो और भी इक्विपमेंट्स में आप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सेल नहीं है, वो बैटरी वाला सेल जो आप यूज करते हैं वो नहीं है। ये एक अलग सेल है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो बात करेंगे वो कोशिका क्या है, वो बाकी सेल से डिफरेंट क्यों है। तो सेल की स्पेलिंग यहां पर CELL है, इसको हम कोशिका बोल रहे हैं। कोशिका का मतलब क्या है, तो वहां पर आप देखिए एक साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या आएगा, यहां पर हम रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। एक समय था, खास करके यहां पर ये 1665 की बात है, इस टाइम पर जहां लोगों को सजीव और जीव के बारे में क्या डिफरेंस होता है,
कोशिका क्या होती है, जीव कैसे बनते हैं, शरीर का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी। लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर हम इस कोशिका वाले अध्याय में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे कोशिका बनती है, कोशिका से शरीर कैसे बनता है, और फिर उसमें कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रॉबर्ट हुक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, कोशिका के खोज करता है। सबसे पहले कोशिका के बारे में इन्होंने ही बताया है। इनकी फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह हमारे जीव विज्ञान शाखा के बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हो कि साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया था। मतलब कहने का यह है कि एक्चुअली में तो इनका मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स, स्टूडेंट थे ये मेन किसके, फिजिक्स में। सारी रिसर्च इनकी किसमें हुई, भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाई करके इन्होंने ये माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी बनाया। और बनाने के बाद जब इसमें इन्होंने देखा, भाई आप माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, कुछ देखेंगे, तो उसमें उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको काटा, और काट करके इस सूक्ष्मदर्शी में उसका चित्र उन्होंने देखा, तो उन्हें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। और वो जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे, उसी के आधार पर उन्होंने आगे चल करके एक नाम दिया, कोशिका। और वहीं से ये शुरुआत हो गई कोशिका शब्द की, सेल शब्द की शुरुआत हो गई। तो यहां पर क्या है कि रॉबर्ट हुक के बारे में जब इन्होंने ये माइक्रोस्कोप बनाया, तो माइक्रोस्कोप में क्या किया, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको एक पतला इसका काटा, स्लाइस काटी इसकी। ये अगर मान लीजिए टुकड़ा है तो इसका ऐसे इन्होंने पतला सा सेक्शन काट लिया, और इस माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके जब उसको देखा, तो उन्हें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नजर आए। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नजर आए। अब ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको दिखेंगे, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसमें उसको काट करके देखा तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि इन्हें क्या नाम दिया जाए। तब उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो भी ये पार्ट देखे, इसको उन्होंने कह दिया खाली जगह है, खाली बॉक्स है, खाली कमरा है, एक तरीके से कह सकते हो खाली बॉक्स है। ये जो खाली बॉक्स दिख रहे थे, इसी को आगे चल के कोशिका नाम दिया गया, और यहीं से शुरुआत हुई सेल शब्द की, कोशिका शब्द की, और फिर उसकी परिभाषा और आगे की कहानी शुरू होती है। तो याद रखना है हमें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक सूक्ष्मदर्शी इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने बनाया, उसकी मदद से लकड़ी के टुकड़े के अंदर जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे, वो संरचना या जो वो स्ट्रक्चर था, उसी में उन्होंने कुछ खाली जगह देखी, उसको खाली कमरा या खाली बॉक्स बोला, और वहीं से आगे चल करके उसका नाम क्या मिला, कोशिका। आखिर ये खाली जगह को कोशिका नाम क्यों दिया गया, कोई नाम और क्यों नहीं आ सकता? तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, खाली कमरा मतलब एम्प्टी स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस को लैटिन वर्ड में यहां पर एक टर्म आता है सेलुला, क्या बोला जाता है, सेलुला। और इसी सेलुला से बना है क्या, सेल। सेलुला से क्या बना है, सेल बना है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोशिका, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो सेल है, एक्चुअली में ये जो सेल है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा था। क्या था, लकड़ी का टुकड़ा है, और ये डेड था, ये निर्जीव था, मरा हुआ था। तो यहां पर पहली जो सेल इन्होंने खोजी, किसने, रॉबर्ट हुक ने, एक्चुअली में वो मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत कोशिका। याद रखना है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था, जिसको उन्होंने देखा था, एक्चुअली में वो एक मृत कोशिका थी। उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं था, उसके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं थे।
इसलिए मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोशिका के खोजकर्ता या फादर ऑफ साइटोलॉजी, या पितामह कहलाते हैं ये कोशिका विज्ञान के, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका विज्ञान के बारे में बतलाया था। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक। अब यहां पर संरचनात्मक की अगर आप बात करेंगे तो मतलब हो गया स्ट्रक्चरल, ठीक है, एवं कार्यात्मक मतलब हो गया क्या? फंक्शनल। मतलब यह है कि जीवों के शरीर में जो उसको बनाएगा या जो उसमें कार्य करेगा, जो उसको बनाएगा या जो उसमें कार्य करेगा, उस इकाई को हम क्या बोलेंगे? उसको कोशिका बोलेंगे। हमारे शरीर के अंदर कोई भी शरीर है, शरीर किससे बना है? अंगों से बना है। ये अंग किससे बने हैं? ऊतक से बने हैं। ऊतक किससे बना है? कोशिका से बना है। तो कहने का मतलब यह है आपके शरीर की जो इकाई है वो कौन है? कोशिका है। आपके शरीर को बनाता कौन है? कोशिका बनाती है। आपके शरीर में कार्य कौन करता है? कोशिका कार्य करती है। तो सारा कुछ शरीर में किस पे डिपेंड करता है? कोशिका पे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने इसको 1665 में सबसे पहली बार इसकी खोज इन्होंने की है, ठीक है ना? क्लियर है? अब इस पे आगे क्या बतला रहे हैं कि एक ही कोशिका वाले जीवों, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा जीव है, जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया की या हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा में सिर्फ एक कोशिका है। हम लोगों में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मिलियंस हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे जीव जहां पर सिर्फ क्या है? एक ही कोशिका है, जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ईस्ट, ये वो उदाहरण हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में आप क्या देखते हो? ऐसे बनाते हो, ये उसका डीएनए हो जाता है, ये बैक्टीरिया की एक ही सेल है। प्रोटोजोआ में अमीबा बनाते हो, ये हो गया एक ही सेल है। ईस्ट बनाते हो, ये एक ही सेल है, यहां पर एक ही सेल बनता है। कि ऐसे जीव जहां सिर्फ एक कोशिका है, वो सारे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय प्राणी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है, सिर्फ एक ही कोशिका है उनके शरीर में, उनको क्या बोलेंगे? उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या एक कोशीय प्राणी, ठीक है। उसके उदाहरण जीवाणु, प्रोटोजोआ और ईस्ट, ये उसके उदाहरण है जहां हम लिख सकते हैं कि वो एक कोशीय प्राणी है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे तो अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि जहां पर एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, एक से अधिक कोशिका वाले जटिल जीवों, अब एक से अधिक है, जहां पर 2, 4, 5, अब एक से अधिक आप अगर बात कर रहे हैं तो फिलहाल मनुष्य के अंदर देखें तो मिलियंस में होती हैं। अब एक से अधिक का मतलब तो 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 10 भी हो गया। तो कहने का मतलब है जब एक से ज्यादा होना शुरू होती हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? बहुकोशीय, ठीक है। क्या कहते हैं? बहुकोशीय जीव कहते हैं, या इसको कह सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो अगर शरीर में एक ही कोशिका है तो एक कोशीय, एक कोशिकीय। अगर बहुत सारी हैं, एक से ज्यादा हैं, तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो 2 तरीके के जीव हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय,
ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज है कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका अगर एक है तो प्राणी को क्या कहेंगे, अगर बहुत सारी हैं तो प्राणी को क्या कहेंगे, वो सारी बातें यहां पर आपने देख ली हैं। अब इसके बाद आता है कि जो भी कोशिका है हमारी, कोई भी अगर आप देखेंगे जो सजीव होते हैं, सजीव और निर्जीव आप जानते हैं ना। सजीव मतलब जैसे मनुष्य है, जो भी जानवर हैं, जंतु हैं, ये सब सजीव हैं। लेकिन जो भी चीजें हैं डेड, जिनको आप नॉन लिविंग, डेड और नॉन लिविंग में डिफरेंस है। डेड वो होते हैं, मृत वो होते हैं जो पहले कभी सजीव थे, लेकिन नॉन लिविंग जो निर्जीव है, मतलब उसमें कभी कोई जीवन नहीं था। जैसे पत्थर है, पत्थर निर्जीव है, उसमें कभी जीवन नहीं था, लेकिन लकड़ी का जो टुकड़ा है वो मृत होता है। कोई मान लीजिए पेड़ काट दिया गया, अब आपने पेड़ काट दिया तो पेड़ कटने के बाद मृत हो गया, तो वो डेड है, वो नॉन लिविंग नहीं है। याद रखिएगा कि निर्जीव और मृत प्राणी में या चीजों में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। ये पॉइंट्स तो पीछे आपने देखा है, लेकिन ये पॉइंट कुछ नया है कि स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक कोशिका देख रहे हैं तो ये कोशिका खुद डिवाइड हो करके अपनी जैसी दूसरी कोशिकाओं को बना सकती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो नई कोशिकाएं हैं ये कहां से आती हैं, तो आप कह सकते हैं ये पुरानी कोशिकाओं से आती है। कोई भी जो नई कोशिका है वो कहां से आती है, पुरानी कोशिका से। कोई भी नया जीव है, कोई नया जीव है, वो कहां से आता है, पुराने जीव से, पुराने जीव से। कोई पूछता है आप कहां से आते हैं, हम कहां से आए हैं, तो हमारा शरीर हमारे माता पिता जो हमसे पहले से हैं उनसे आया है। तो कहने का मतलब है जीव, नए जीव का निर्माण पुराने जीव से होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। तो इसी को कहा जाता है स्वतः जनन। वो खुद रिप्रोड्यूस करती हैं, वो खुद जनन करती हैं और अपनी जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। अब यहां बात कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन क्या होता है, लाइफ क्या होती है, तो लाइफ क्या है, विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। अब जीवन कहां होता है, जीवन कहां है, किसी सजीव में है। सजीव में कौन कौन आ सकता है, सजीव में जीवाणु आ सकते हैं, सजीव में पेड़ पौधे आ सकते हैं, सजीव में जंतु आ सकते हैं। ये सारी चीजें किससे बनी हैं, ये सब बनी है किससे, कोशिका से। ये सब किससे बनी है, कोशिका से बने हैं। और कोशिका किससे बनी है, कोशिका बनी है विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप। इसमें विभिन्न पदार्थ हैं। कोशिका में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, ये सब मिलकर के बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, हर चीज मिलकर के जो विभिन्न ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, कोशिका। कोशिका से क्या बनते हैं, जीव बनते हैं। वो कौन से जीव, जिसमें जीवन होता है, वो सजीव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जीवन क्या है, जीवन विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे चीजों का क्या है, संगठित रूप है जिसमें क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं, जैव क्रियाएं, जैव प्रक्रम, श्वसन, पोषण, ठीक है, पाचन
उसके बाद परिवहन और उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जब किसी शरीर में होती हैं, जनन, ये सारी क्रियाएं अगर होंगी तो हम उसे सजीव बोलेंगे और वहीं पर जीवन माना जाता है। ठीक है, यहां पर जो हम बार बार सेल वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? कोशिका का अंग्रेजी शब्द होता है सेल। हम कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसी सेल को लैटिन भाषा में, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, आप कह रहे हैं कोशिका, है ना? हिंदी में क्या बोलते हो? कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। सेल कहां से आया है? लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में किस शब्द से आया है? सेलुला से आया है। किससे आया है? सेलुला। एक्चुअली में सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा, एक छोटा खाली कमरा। आपके घर में कोई कमरा है जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कुछ नहीं है, वो छोटा खाली कमरा क्या कहलाता है? सेलुला। क्या कहलाएगा? सेलुला। कई सारे छोटे छोटे कमरे मिल करके एक घर बनाते हैं, कई सारे घर मिल करके एक गांव, एक शहर बनाते हैं, और कई सारे शहर और गांव मिल करके एक पूरा जिला बनाते हैं। जिला से फिर प्रदेश बनता है, प्रदेश से फिर देश बनता है। ऐसे ही पूरे विश्व का निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कोशिका है, वो जो एक शब्द है सेल, अंग्रेजी में उसको सेल बोलते हैं, और सेल कहां से आया है? सेलुला से आया है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जिस कोशिका को उन्होंने देखा था वो मृत थी, उसके अंदर कुछ था नहीं, वो एक खाली कमरे की तरह उनको प्रतीत हो रही थी। इसीलिए उन्होंने उसको लैटिन भाषा में क्या बोला? सेलुला। और उसी सेलुला का ही रूप है सेल, और सेल से ही बनी है क्या? कोशिका। तो कैसे ये नाम आया, कैसे हमने इसको सेल बोला, कोशिका बोला, इस तरीके से उसकी ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद यहां पर 1665 में सबसे पहले कोशिका के बारे में पता चला। उसके बाद थोड़ा समय बीता। 1839 ईस्वी में एक साइंटिस्ट यहां पर हैं जिनका नाम है स्लाइडेन और दूसरे हैं स्वान। इन दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी बनाई। तो सेल थ्योरी का निर्माण किया, प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अब सेल थ्योरी कह क्या रही है? सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने क्या बतलाया? इन्होंने बताया कि कोई भी जीव हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, वो सब किससे बने हैं? वो सब बने हैं कोशिका से। किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। दूसरी बात, कोई भी जो कोशिका बनती है वो कहां से बनती है? वो पुरानी कोशिका से ही बन करके आती है। दो बातें यहां पर बतलाई गई हैं कोशिका सिद्धांत में कि सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। कोशिका कहां से आती है? नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। ठीक है, ये आपको दो चीजें यहां याद रखनी है जो आप लिखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहां पर उसके बाद कोशिका है जो हमारी सेल है, उसमें क्या है कि सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने कहा है कि कोशिका रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो जब वो रचनात्मक है, पूरे शरीर को बनाती है, और कार्यात्मक है मतलब जो कुछ शरीर में होगा वो कहां होगा? कोशिका में होगा। तो बिल्कुल सही बात यहां लिखी हुई है कि कोई भी सजीव है जहां पर जीवन है, कोई भी जो सजीव है जहां पे जीवन है, उसमें कोई भी क्रिया है, पाचन है, श्वसन है, कुछ भी है, वो सब कहां होता है? कोशिका के भीतर होता है। मतलब
हमारे शरीर में कोई कार्य कहीं हो रहा है तो वो कोशिका में हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि आपका शरीर किससे बना है? कोशिका से, तो सारा काम कहाँ होगा? कोशिका में हो। जैसे हम खाते हैं तो आप खा रहे हैं तो कहाँ गया? मुंह में गया, मुंह से फिर कहाँ गया? पेट में गया, पेट से फिर कहाँ गया? छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये छोटी आंत बड़ी आंत किससे बनी है? ऊतक टिश्यू से बनी है। ऊतक किससे बने हैं? कोशिका से बने। तो कहीं ना कहीं अंत तक आपका सारा मटेरियल कहाँ पहुंचता है? कोशिका में, और वहीं जाकर के मेन काम होता है कोशिका के द्वारा। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई प्राणी है, ठीक है, यहां पर एक कोई पर्सन है, यहां पर क्या है कि इसकी लाइफ में सारी चीजें नॉर्मली चल रही हैं, ठीक, इसके अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है, ये सजीव है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जनन होता है, क्या होता है? जनन। जनन के बाद यहां पे बच्चे आते हैं, ये, ठीक है, ये बच्चे हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी माता पिता से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं या बनते हैं वहां, तो यहां की जो इंफॉर्मेशन है, कोशिका की जो सूचना है, यहां से यहां पहुंचती है, क्योंकि सारे गुण यहीं से तो जाते हैं। कहने का मतलब है कि माता पिता के अंदर, यहां पर मान लीजिए ये दूसरा कैंडिडेट ले लेते हैं जो माता पिता के रूप में हो जाएगा, इसको अगर हम माता मान लें, इसको पिता मान लें, तो यहां पर इनकी जो कोशिका है, इनकी जो कोशिका है, इनकी कोशिका के अंदर क्या है? आनुवंशिक सूचनाएं। यहां डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए। उसी डीएनए में होती है आनुवंशिक सूचनाएं। मतलब कोशिका क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, इसकी सारी जानकारी यहां इस डीएनए में होती है। यही वो डीएनए है जो माता पिता से बच्चों में जाता है। जब यही डीएनए माता पिता से बच्चों में जाएगा तो कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसकी सारी जानकारी माता पिता से बच्चों में चली जाएगी। तो यहां जब इसकी कोशिका के अंदर वही डीएनए आएगा तो वो बिल्कुल जैसे यहां कार्य हो रहा था वैसे ही यहां कार्य होगा, बिना किसी समस्या के। क्लियर है ना? तो वही बता रहे हैं कि कोशिकाओं में क्या होता है? आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जो कार्यों के नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। तो माता पिता से बच्चों में जो भी सूचनाएं जाती हैं वो कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक कह सकते हो सूचना है, जिसको आप कह सकते हो डीएनए, वो जो है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है और वहीं से सारी इंफॉर्मेशन जाती है क्रोमोसोम जीन के माध्यम से। ठीक है ना? इसके बाद यहां बात कर रहे हैं कि कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन, जो भी हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कोशिका के बारे में विधिवत अध्ययन कर रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? उसे आप कहोगे, उसको कहेंगे हम साइटोलॉजिस्ट, जो अध्ययन करेगा। जैसे रॉबर्ट हुक हैं, तो रॉबर्ट हुक कौन है? वो साइटोलॉजिस्ट हैं, और जो अध्ययन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। कहने का मतलब है कि कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक, जिस विज्ञान के अंदर आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे वो कोशिका विज्ञान, और जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक उस पर कार्य करेगा उसको कहा जाएगा साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, साइटोलॉजिस्ट हो जाएगा वो, या कोशिका जैविकी, या इसी को क्या कह सकते हो, चाहे आप साइटोलॉजी बोलो, कोशिका विज्ञान, या कोशिका जैविकी भी बोल सकते हो, सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हो, बातें सेम है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी